चलिए, तो पिछले क्लास में हमने, है ना, जो हमारा जो चल रहा था एल्डिहाइड और कीटोन, इसके गुण के बारे में अभी हमारा अध्ययन चल रहा है। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है उसमें और कौन कौन से मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं पाई जाती है, उसका अध्ययन करते हैं हम लोग। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को एल्डोल संघनन के बारे में बताया था, ठीक है। तो वैसे ही आज हम करेंगे कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया जो है वो एल्डोल संघनन से थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा भिन्न होता है। जैसे क्या था, एल्डोल संघनन में हमने जो लिया था अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन लिए थे, ठीक है ना। इसमें हमको अल्फा हाइड्रोजन विहीन लेना है। अब अल्फा हाइड्रोजन विहीन केवल एल्डिहाइड होता है, कीटोन तो होता नहीं है। जितने भी कीटोन होते हैं, सभी कीटोन जो होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त होते हैं। तो हमको यहाँ पे एल्डिहाइड में लेना है कैनिजारो को। और उसमें क्या किया था, हम जो संघनन करवाए थे वो संघनन जो था वो तनु क्षार के साथ करवाए थे। इस बार सांद्र क्षार के साथ करा देंगे। ये अंतर है। एक तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन के जगह में अल्फा हाइड्रोजन युक्त, है ना, उसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त के जगह में अल्फा हाइड्रोजन विहीन हो जाएगा, और दूसरा तनु क्षार के जगह में क्या हो जाएगा, उसमें सांद्र क्षार हो जाएगा। चलिए देखिए क्या होता है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन जो एल्डिहाइड होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड हमारे पास में दो एल्डिहाइड है, ठीक है। एक है फॉर्मल्डिहाइड और एक है बेंजिल्डिहाइड। ये दोनों एल्डिहाइड के साथ में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि क्रियात्मक समूह के बाद में अल्फा कार्बन ही नहीं है इसमें, दोनों में, ठीक है कि नहीं। तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, पहले कार्बन से जुड़ा रहेगा वो अल्फा जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो कहां से इसमें अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, ठीक। तो जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जो है उसकी क्रिया सांद्र क्षार के साथ कराया जाता है, तो इस क्रिया में क्या होता है, जो एल्डिहाइड होता है उस एल्डिहाइड का दो अणु भाग लेते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है, एल्डिहाइड का दो अणु भाग लेता है, जिसमें से एक अणु जो है वो उसका अपचयन होता है और दूसरा जो अणु होता है वो ऑक्सीकृत होता है, ठीक है कि नहीं। एक अणु का अपचयन होता है और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होता रहता है। तो पिछले क्लास में बताया था भाई, जब भी एल्डिहाइड का अपचयन होता है तो एल्कोहल का निर्माण होता है। तो जो अपचयित होने वाला जो अणु होता है वो एल्कोहल का निर्माण करता है, और जो ऑक्सीकृत होने वाला अणु होता है वो अम्ल जो होता है उस अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। यह क्रिया कहलाता है कैनिजारो अभिक्रिया। जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की क्रिया सांद्र क्षार से कराई जाती है, तो इस क्रिया में एल्डिहाइड का दो अणु भाग लेता है, जिसमें से एक अणु का अपचयन होते रहता है और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होते रहता है। जिस अणु का अपचयन होता है वो एल्कोहल का निर्माण करता है, और जिस अणु का ऑक्सीकरण होता है वो अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। चलिए देखें, जैसे HCHO, ठीक। इसके दो अणु लिया मैंने, ये क्षार से क्रिया कर दिया इसका। तो एक अणु एल्कोहल बनाएगा तो एक कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा, तो एक कार्बन वाला एल्कोहल हो गया क्या, मैथिल एल्कोहल, ठीक। और एक कार्बन वाला अम्ल बनेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये अम्ल जो बनेगा फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। अब इसका हमको फॉर्मिक अम्ल नहीं बनाना है, सोडियम लवण बनाना है, तो ये सोडियम फॉर्मेट हो गया, सोडियम फॉर्मेट हुआ, ठीक। इसी प्रकार से अगर मैं बेंजिल्डिहाइड ले लेता, C6H5CHO लेता, तो भी सेम रिएक्शन होता है, ऐसे ही एल्कोहल बनता, 7 कार्बन वाला एल्कोहल C6H5CH2OH, और 7 कार्बन वाला ही अम्ल होता तो बेंजोइक अम्ल, और इसका सोडियम लवण, तो सोडियम इस बार बेंजोएट हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। ये है बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। बात क्लियर हो गया।
तो इस प्रकार से ये आपका हुआ क्या, कैनिजारो अभिक्रिया। अब इसी में अगर मान के चलिए हम लोग दोनों अलग अलग, दोनों में तो अल्फा हाइड्रोजन वीन है, तो इन दोनों एल्डिहाइड को ले लें और सेम ऐसी क्षार से क्रिया कराएं, तो ये क्रिया कहलाता है क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। दोनों को ले लें, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजिल्डिहाइड दोनों को ले लेते हैं, दोनों में तो अल्फा हाइड्रोजन वीन है दोनों, इसकी क्रिया क्षार से कराएं, ठीक। तो यहां पर क्या होता है, जो बेंजिल्डिहाइड जो होता है, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, वो फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो बेंजिल्डिहाइड की अपेक्षा ये प्रबल अपचायक होता है ये, ठीक है। जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, वो फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो बेंजिल्डिहाइड की अपेक्षा अधिक अपचायक होता है, प्रबल अपचायक होता है। तो भाई अपचायक क्या होता है, जो ऑक्सीकृत होता है, इसलिए यहां पे ऑक्सीकृत होगा, और ऑक्सीकृत होगा तो क्या बनाएगा, अम्ल का सोडियम लवण बनाएगा, इसलिए यहां पर ये फॉर्मिक अम्ल का सोडियम लवण बनेगा, मतलब सीधी सी बात है क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट बनेगा, और ये एल्कोहल बनाएगा C6H5CH2OH। बात क्लियर हो गया। चूंकि ये प्रबल अपचायक है, तो प्रबल अपचायक है तो ऑक्सीकृत होगा, और अभी बताया था आप लोगों को जो ऑक्सीकृत होता है वो अम्ल का सोडियम लवण बनाता है, इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मेल्डिहाइड जो होगा वो फॉर्मिक अम्ल का सोडियम लवण बनाया, अर्थात क्या बनाया, सोडियम फॉर्मेट बनाया, और बेंजिल्डिहाइड जो है वो क्या बना दिया, बेंजिल एल्कोहल बनाया। तो ये था आपका कैनिजारो अभिक्रिया और क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। चलिए देखिए, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया मैंने आप लोगों को पहले से करा दिया है हेलोजन वाले में, ठीक है ना। हेलोजन युक्त जो पिछले लेसन आपको जो पढ़ाया था हेलोबेंजीन, तो उस हेलोबेंजीन में मैं आप लोगों को बताया था इसको। चलिए देखिए, तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक, ऐसे कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक मतलब बताया था आप लोगों को एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, जिसमें एसीटो समूह उपस्थित होता है, ठीक है कि नहीं, COCH3 एसीटो। तो ये एसीटो समूह जो रहेगा, एसीटो समूह युक्त किसी एल्डिहाइड या कीटोन जो है उसकी क्रिया सांद्र क्षार और आयोडीन के साथ कराया जाता है। सांद्र क्षार NaOH और आयोडीन के साथ कराते हैं, तो उससे हमको आयोडोफॉर्म जो होता है उसका पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे कार्बोनिल यौगिक अर्थात एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें CH3 CO समूह रहेगा, एसीटो समूह रहेगा, उसकी क्रिया सांद्र क्षार और आयोडीन से कराई जाती है, तो हमें क्या होता है, आयोडोफॉर्म का पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग प्रयोगशाला में आयोडोफॉर्म के परीक्षण के लिए किया जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग आयोडोफॉर्म परीक्षण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक। जैसे मान के चलिए मैं CH3COH एस्टल्डिहाइड ले लिया मैंने, ठीक है, इसकी क्रिया कराऊंगा आयोडीन और सांद्र क्षार के साथ, तो ये बन जाएगा आयोडोफॉर्म CHI3, क्लियर हो गया। साथ में इसमें बनता है सोडियम फॉर्मेट और सोडियम आयोडाइड, साथ में बनेगा पानी भी बनेगा, क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से आप यहां पे अगर आप एसीटोन को लेते हैं, सेम अभिक्रिया होता है, तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पे ये जो सोडियम फॉर्मेट है उसकी जगह में सोडियम एसीटेट हो जाता है, बाकी सब वैसे ही बनता है, ये सोडियम एसीटेट बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट की जगह में सोडियम एसीटेट बनेगा इसमें, और साथ में सोडियम आयोडाइड और पानी ही बनेगा। समीकरण संतुलित नहीं है, समीकरण आप संतुलित कर लेंगे। तो जब
यहाँ पे बताया मैं आप लोगों को, ऐसे कार्बोनिल यौगिक अर्थात एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें CH3 CO समूह रहता है, H2O समूह रहता है, उसकी क्रिया सांद्र क्षार और आयोडीन से कराई जाती है तो आयोडोफॉर्म का पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। आयोडोफॉर्म का पीले रंग का क्या होता है, ये अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का उपयोग बताया मैं आप लोगों को प्रयोगशाला में आयोडोफॉर्म के परीक्षण के लिए किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग आयोडोफॉर्म परीक्षण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये था आप लोगों का हेलोफॉर्म परीक्षण अभिक्रिया या फिर आयोडोफॉर्म परीक्षण अभिक्रिया। ठीक, इसके बाद में हम देखते हैं मैनीस अभिक्रिया। चलिए देखिए मैनीस अभिक्रिया में क्या होता है, जब हम लोग एसिटोफिनोन C6H5COCH3, एसिटोफिनोन जो होता है, नाम बताया मैं इसका एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, एसिटोफिनोन की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया के साथ कराई जाती है। ठीक है, जब हम लोग एसिटोफिनोन की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया के साथ कराते हैं तो उससे हमको बीटा कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है उससे? बीटा कीटोन प्राप्त होता है, जिसको हम लोग मैनीस बेस कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया मैनीस अभिक्रिया। ये जो बनने वाला उत्पाद है उस उत्पाद को हम लोग कहते हैं मैनीस बेस। ठीक है, तो मैनीस बेस का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम पड़ गया क्या? मैनीस अभिक्रिया। चलिए क्या बनेगा इससे? C6H5CO CH2, यहां से भी CH2 क्लियर हो गया और NH2। ठीक है, तो ये है मैनीस बेस। तो ये मैनीस बेस बनने के कारण में अभिक्रिया कहलाया क्या? मैनीस अभिक्रिया। क्लियर हो गया बात आप लोगों को? इसी प्रकार से अमोनिया से क्रिया देख लो, अमोनिया से क्रिया। चलिए देखिए, तो जब फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया कराते हैं। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड जो है उस फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है, तो अमोनिया से कराने पर हेक्सामेथिलीन, ये CH2 यानी मेथिलीन होगा, CH4 को मेथेन कहते हैं, CH3 को मैथिल कहते हैं और CH2 जो है वो क्या कहलाएगा उसमें? ठीक है, हेक्सामेथिलीन, मेथेन मैथिल मैथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन प्राप्त होता है। क्या बताया नाम? हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। ठीक है, साथ में पानी भी बनता है। तो हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन प्राप्त होता है, जिसको हम लोग केवल हेक्सामीन या फिर यूरोट्रोपिन के नाम से जानते हैं, यूरोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन प्राप्त होता है। संतुलित कर देता हूं यहां पे, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन प्राप्त होता है, जिसको हम लोग हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन कहते हैं। इसका उपयोग जो है औषधि के रूप में किया जाता है। जो यूरिनल जो संक्रमण हो जाता है उसके इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और जो गठिया रोग होता है उस गठिया रोग के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका दो उपयोग है, एक यूरिनल संक्रमण होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाएगा, और दूसरा बताया मैं गठिया रोग जो होता है, जोड़ों पे जो दर्द होता है उसके इलाज के लिए किया जाता है। तो ये अमोनिया से क्रिया हुआ किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त जो अन्य एल्डिहाइड होते हैं, जैसे एस्टरडिहाइड या कुछ भी ले लें, अन्य एल्डिहाइड जो रहेगा उसकी क्रिया जब हम लोग अमोनिया से कराते हैं, NH3N लिख दिया उसको, NH3 को तोड़ दिया हूं NH2H में, तो एल्डिहाइड और अमोनिया का एक योगशील यौगिक का निर्माण होता है, एल्डिहाइड अमोनिया।
एक योगशील यौगिक है, कोई इसका नाम तो रहेगा नहीं, ठीक है। ये O और H, OH हो गया और ये NH2, ये एक योगशील यौगिक है, ठीक है। योगशील यौगिक का निर्माण होता है, क्लियर हुआ। तो ये मैंने आप लोगों को अमोनिया से अभिक्रिया बताया। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या देखा, एक तो कैनिजारो अभिक्रिया देखा, दूसरा क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया हमने देखा, उसके बाद में हेलोफॉर्म अभिक्रिया हमने देखा, मैनिश अभिक्रिया देखा, और साथ में फिर हमने क्या किया, ये अमोनिया से अभिक्रिया देखे, ठीक है। तो इसी प्रकार से और अभी अभिक्रियाएं हैं, टिशेनको अभिक्रिया बचा हुआ है, इसमें क्लेजन अभिक्रिया है। तो इन अभिक्रियाओं के बारे में फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।